वेलकम फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। तो फ्रेंड्स, जो टोटल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है हम इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि आप इस वीडियो को देखें फ्रेंड्स, आप ईयरफोन के द्वारा इसे सुन भी सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से और विद डेट कहानी की भांति यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। फ्रेंड्स, हमारे भारत की एक ऐसी घटना जो सबके दिलों को झंझोर कर रख देती है, वो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको। एक व्यक्ति था, बात है 1498 ईस्वी की। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा केरल के कालीकट नामक नगर में समुद्री मार्ग से पहुंचा था। वहीं से शुरुआत हो जाती है हमारे देश अर्थात भारत के अंदर विदेशियों के आने का समय चालू हो जाता है। और उस समुद्री मार्ग के द्वारा जो पुर्तगाली यात्री खोजता है, उस समुद्री मार्ग के द्वारा बहुत सारे विदेशी यात्री भारत आते हैं। जैसे पुर्तगाली है, डच है, अंग्रेज हैं, फ्रांसीस है और भी बहुत सारे लोग आते हैं। उन्हीं में फ्रेंड्स एक विदेशी व्यक्ति आए, एक विदेशी आक्रामक शक्ति आई जिसको बोला गया अंग्रेज या ब्रिटिश शासन। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए देखिए, यहां पर देखते हैं। भारत में व्यापार हेतु आई सभी यूरोपीय कंपनियों में से अंग्रेज ब्रिटिश सबसे शक्तिशाली थे। ठीक है, 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डन हॉल नामक पहला अंग्रेज भारत आया था। कब आया? तो 1599 ईस्वी में आया था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा ब्रिटिश कंपनी को भारत से 15 वर्षों तक व्यापार हेतु अधिकार पत्र प्रदान किया गया। स्थल मार्गों से लिवेंट कंपनी तथा समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया गया। भारत में इनको 2 स्थानों पर व्यापार करने का आदेश मिला था। एक स्थल मार्ग पर इन्होंने लिवेंट कंपनी की स्थापना की और समुद्री मार्ग पर इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इंग्लैंड से सन 1608 ईस्वी में हेक्टर नामक जहाज से एक अंग्रेज भारत आया। फ्रेंड्स, उस अंग्रेज का नाम था कैप्टन हॉकिंस। वह अपने साथ इंग्लैंड के एक बादशाह जेम्स प्रथम का खत भी लाया था। उस समय बात है जब मुगल शासन भारत में हुआ करता था और मुगल शासक जहांगीर का शासन चल रहा था। 1608 से 1611 के बीच की बात है फ्रेंड्स। कैप्टन हॉकिंस बहुत कोशिश करता है कि उसे यहाँ व्यापार करने की अनुमति मिल जाए, लेकिन वो इसमें सफल नहीं रहा। जहांगीर ने उसे अनुमति नहीं दी। चलिए, उस समय शासन यहाँ पर जहांगीर का था, ये बात मैंने आपको बता दी। हॉकिंस जहांगीर के सामने झुक कर सलाम करता है। जहांगीर भी उसे सम्मान देता है और सम्मान के साथ ही बहुत उसे प्रेम देता है। हॉकिंस के आने से पहले पुर्तगाली लोग यहाँ पर व्यापार कर रहे थे। हॉकिंस ने अपने प्रति जहांगीर की उदारता का पूरा फायदा उठाया और हॉकिंस ने जहांगीर को पुर्तगालियों के खिलाफ काफी भड़काना शुरू कर दिया और जहांगीर से बहुत सारे अधिकार प्राप्त कर लिए। उसके बाद फ्रेंड्स 1616 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में सर टॉमस रो भारत आया। ये सर टॉमस रो के नेतृत्व में दूसरा मिशन था, लेकिन सर टॉमस रो व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफल रहा। होता क्या है, सर टॉमस रो भारत आया और अजमेर के किले में जहांगीर से मुलाकात की। इंग्लैंड के राजा से आज्ञा, उसने कुछ लोगों को एकत्र किया, मतलब इंग्लैंड के जो राजा थे उनसे आज्ञा लेकर उसने कुछ लोगों को एकत्र किया और यहाँ पर अपना व्यापार या कारोबार शुरू कर दिया। अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में ओपन कर दी गई, अर्थात खोल दी गई। क्वेश्चन बनता है यहां से। अंग्रेजों ने 1634 ईस्वी में
शाहजहां को पुर्तगालियों के खिलाफ भड़काते हैं, मतलब वो लड़ाई करवा देते हैं पुर्तगालियों से और भारत में आपसी विवाद करवा देते हैं। होता क्या है, कोलकाता में 1634 ईस्वी में ही एक और कोठी बनवा लेते हैं अंग्रेज लोग। अंग्रेज छल करते रहते हैं, लेकिन मुगल साम्राज्य के शासकों को उनके छल का अंदाजा नहीं होता है। धीरे धीरे अंग्रेजों की शक्ति बढ़ती जाती है। शाहजहां की बेटी का इलाज एक अंग्रेज ने अंग्रेजी दवाओं से किया, जिससे प्रसन्न होकर शाहजहां ने अंग्रेजों से कहा, मांग लो क्या चाहिए तुम्हें। अंग्रेजों ने धीमी आवाज में कहा कि सर या साहब हमारी चुंगी माफ कर दो। शाहजहां उनकी बात को, उनकी चालाकी को समझ नहीं पाया और वह उनकी चुंगी माफ कर देते हैं। भारत में अन्य लोग जो थे, ये सारी बातें फ्रांसीसी प्रधान जानते थे, पुर्तगाली भी जानते थे कि अंग्रेजों की निगाहें भारत के खजाने पर हैं। अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपनी कोठियों के अंदर अंग्रेजी सैनिकों को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी और भारी मात्रा में फौज तैयार कर ली। इसकी भनक भारत के शासकों को नहीं थी। कुछ समय पश्चात अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से सामना किया, उनके जहाज लूटे और उन्हें भगाने के भरसक प्रयास किए। उन्हें लगा कि ये लोग भाग जाएंगे तो यहाँ पर व्यापार करने के लिए सिर्फ हम अकेले रह जाएंगे। उन्होंने उनके जो निवास स्थान थे, जो जहाज थे, उनमें भारी मात्रा में लूटपाट मचाई। अंततः 1746 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर विजय प्राप्त कर ली। मुगल शासन सोने एवं चांदी से भरा हुआ था, परंतु साम्राज्य जो था सदैव निर्बल एवं असुरक्षित था। उसमें इतनी पाबंदियां नहीं लगी हुई थीं। होता क्या है, यह दशा देखकर अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाने का षड्यंत्र कर लिया। 10 अप्रैल 1756 ईस्वी में बंगाल में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला शासक बना, जो अपने नाना की गद्दी में बैठे। वह उस समय 24 साल के थे। अंग्रेजों ने अपना साजिशों का पूरा जाल फैला रखा था। वह नहीं चाहते थे कोई और राज्य द्वारा शासन किया जाए, तथा उन्होंने सिराजुद्दौला का अपमान किया, समाज में तरह तरह की बातें फैलाईं। जब शासक बनता था तो सब लोग बधाई देने आते थे। संपूर्ण राज्य उस सम्राट को या उस शासक को बधाइयां देने आता था, पर अंग्रेज नहीं चाहते थे कि वो शासक बने। अंततः अंग्रेज नहीं आए सिराजुद्दौला के राज तिलक पर, और संपूर्ण साम्राज्य के जो निवासी थे वो सभी उनको बधाई देने आए थे। फ्रेंड्स, आपको पता होगा, मैंने पीछे बताया कि अंग्रेजों और सिराजुद्दौला की बिल्कुल नहीं बनी। एक दिन सिराजुद्दौला को भनक लगी। उनके गुप्तचरों ने बताया कि अंग्रेज हमारी कोठी पर आक्रमण करने वाले हैं। सिराजुद्दौला बहुत ही चालाक थे। उन्होंने अपने ही सैनिकों से अपनी कोठी की किलेबंदी करवा ली। अपने ही सैनिकों के द्वारा उन्होंने अपने किले को पूरा घेरवा लिया और उन्होंने कहा कि जैसे ही अंग्रेज यहां पर आक्रमण करने आते हैं, उन्हें चारों तरफ से घेर लाना। अंततः ऐसा होता है और अंग्रेजों को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। एक व्यक्ति हैं फ्रेंड्स, हॉलवेल, जिन्होंने इस बात पर अपना बयान दिया कि यह घटना जो है वो बिल्कुल सत्य घटना है। बात है 20 जून 1756 ईस्वी की। एक 18x14 का कमरा था फ्रेंड्स। 146 आदमियों को बंद करवा दिया गया। सिराजुद्दौला ने जो अपने सैनिकों से अपने किले की किलेबंदी करवा रखी थी, वो रात को आक्रमण करते हैं और आक्रमण करते ही सिराजुद्दौला के सैनिकों, उन सब सैनिकों को, अंग्रेजों को बंदी बना लेते हैं और बंदी बनाने के बाद उस कमरे में बंद कर देते हैं। 18x14 का कमरा फ्रेंड्स, एक छोटा सा कमरा जिसमें ढंग से
सांस लेने की जगह भी नहीं थी। और जून का महीना, जून बताने की ज़रूरत नहीं है, भारी गर्मी का महीना था। और उसमें पूरी रात उन्होंने उनको बंद रहने दिया। और अंततः जब सुबह कमरे को खोला गया तो सुबह कमरे को खोलने पर केवल 23 लोग ही बचे थे, अर्थात बाकी सारे लोग मर चुके थे। इस घटना को किताब में ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है। इसे ही काल कोठरी की घटना भी कहा जाता है। ये घटना बहुत ही भयावह घटना थी, लेकिन अंग्रेजों को नींव हिलाने के लिए काफ़ी थी। फिर भी अंग्रेजों का साहस इतना बुलंद था, कितने के बावजूद वो यहां से भागे नहीं। सिराजुद्दौला जानते थे कि अंग्रेज कुछ गलत कर रहे हैं। अंदर ही अंदर ये सब देखकर बहुत हताहत हुए। मैंने बताया काल कोठरी की घटना से अंग्रेज भी बहुत दुखी थे कि हमारे इतने लोग मारे गए। इन सब से प्रताड़ित होकर, हताहत होकर दोनों में एक युद्ध होता है। फ्रेंड्स, 1757 में मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी का युद्ध हुआ। बात है 23 जून 1757 ईस्वी की। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों का भारत में पूर्णतः प्रभुत्व हो गया था, क्योंकि प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किया गया था। सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने छल किया था, जिस कारण वह यह युद्ध हार जाते हैं। तत्पश्चात 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुए बक्सर के युद्ध में मुगल नवाबों मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों का नेतृत्व करने वाले मेजर हेक्टर मुनरो के साथ हुआ था। इन सब युद्धों में भारत की असफलता रही, वो इसमें विजय हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि अंग्रेजों की शक्ति उस समय तक बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी और विशाल हो चुकी थी। कुछ भारतीय ही ऐसे थे जो हमारे शासकों के साथ छल करते रहे और अंग्रेजों का साथ देते रहे, जिसकी वजह से भी हम ये कह सकते हैं कि हमें कई बार हार का सामना करना पड़ा। फ्रेंड्स, मैंने पीछे बताया था आपको कि सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण मीर कासिम था, जो अंग्रेजों के साथ मिलकर सिराजुद्दौला को धोखा देता है और अंग्रेज उसे वहां का शासक बना देते हैं और फिर उसे 1760 में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बना देते हैं। यह हम आगे देखेंगे। अंग्रेजों की उस जीत के बाद भारत में कोई भी ऐसी राजनीतिक शक्ति नहीं बची, कोई ऐसा शासन नहीं बचा जो अंग्रेजों को हरा सकता। इसके बाद उन्होंने फ्रांस को भी हरा दिया तथा फिर उन्होंने डच को भी हरा दिया। उन्होंने अपनी सत्ता नवाब मीर जाफर को दे दी, पर किसी को पता नहीं था कि सत्ता अंग्रेजों के हाथ में। उनको लगता था, भारतीयों को लगता था कि नहीं, शासक तो हमारे भारत का मीर जाफर ही है। पर मीर जाफर तो अंग्रेजों का गुलाम था, क्योंकि वो उससे हाथ मिला चुका था उस युद्ध के समय ही। अंततः वहां के दरबारी भी मीर जाफर को क्लाइव का गधा कहते थे। जब उनको पता चला कि ये तो अंग्रेजों की बजाता है, तो मीर जाफर को वहां के लोग क्लाइव का गधा कहने लगे। अंग्रेजों ने जमकर बंगाल में व्यापार किया, रिश्वत बटोरी, अराजकता फैलाई और भारी मात्रा में धन इंग्लैंड भी भेजने लगे। 1760 ईस्वी में जाफर को हटाकर सत्ता मीर कासिम को दे दी गई। समय बीतता चला गया और उस बीते हुए समय में भारत के अंतर्गत सिर्फ लूटपाट और भारी मात्रा में छीना झपटी, लोगों को मारा गया, भारतीयों को मारा गया, प्रताड़ित किया गया। अंग्रेज़ों ने अपनी मनमानी की, क्योंकि बाकी जो अदर कंट्रीज़ थे, जैसे कि मैंने आपको बताया डच है, फ्रांस है, ये सब तो भारत छोड़कर जा चुके थे। और जो नहीं भी गए थे वो बिल्कुल अंग्रेज़ों से विवाद नहीं करना चाहते थे, चुपचाप केवल व्यापार करना चाहते थे। कोई भी ऐसी शक्ति नहीं बची। अंततः समय बीतता चला गया और एक समय ऐसा आया जब हमारे भारत में एक बार फिर विद्रोह की भारी मात्रा में चिंगारी उठी, जिसका नाम दिया गया
1857 का सियासी विद्रोह। ये विद्रोह जो था बहुत ही भयानक विद्रोह था, जो भारतीयों की तरफ से किया गया था अपने देश के लिए, अपनी आन के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपने भारत के लिए। 1857 में मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर में भारी मात्रा में विद्रोह हुए और हर जगह से एक न एक सैनिक आया। उसने अपने इस भूमि के लिए, अपनी आन मान के लिए, अपने भारत के लिए बलिदान होने की ठान कर उन्होंने कहा कि या तो मरेंगे या तो मारेंगे का सिद्धांत लेकर उन्होंने एक क्रांति शुरू कर दी। इस क्रांति की महत्वपूर्ण एवं पहली घटना हमें देखने को मिली बैरकपुर छावनी, पश्चिम बंगाल में घटित हुई, जहां 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नाम के एक सिपाही ने गाय एवं सूअर की चर्बी से तैयार कारतूसों के प्रयोग से साफ इनकार कर दिया। और यही नहीं, इनकार ही नहीं किया, उन्होंने अपने जो उच्च अंग्रेज अधिकारी थे, जिस टुकड़ी में थे, उस टुकड़ी के जो उच्च अधिकारी थे, उनकी हत्या कर दी। और अंग्रेजी शासन ने 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे एवं ईश्वर पांडे को फांसी की सजा दे दी। इन सैनिकों की मौत की खबर ने विद्रोह को भयंकर रूप दे दिया। भारत में दर बदर, जगह टू जगह विद्रोह चालू हो गए और 10 मई 1857 को मेरठ छावनी की पैदल सेना टुकड़ी ने भी गाय की चर्बी के कारतूसों का विरोध किया और विरोध करने के साथ साथ ही जगह जगह अंग्रेजों को मारा जाने लगा, पीटा जाने लगा। इसके बाद विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया एवं बहादुर शाह जफर द्वितीय को अपना सम्राट घोषित कर दिया। भारतीयों एवं अंग्रेजों के बीच हुए कड़े संघर्ष के बाद इस संघर्ष में अंग्रेजों ने जीत हासिल की और यही नहीं, उन्होंने अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर पर न्यायालय में मुकदमा चलाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 1857 के भारतीय विद्रोह में उनकी भागीदारी के बाद अंग्रेजों ने उन्हें रंगून में निर्वासित कर दिया और बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को 1858 में रंगून की जेल में भेज दिया गया था। बहादुर शाह जफर की मृत्यु 7 नवंबर 1862 में रंगून, ब्रिटिश बर्मा में हुई थी। उनका दफन स्थल आज भी बहादुर शाह जफर दरगाह के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अंग्रेजों के विद्रोह और भारत के संघर्ष के बीच अपना एक अहम योगदान निभाया था। देखिए, 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। दिल्ली का समाचार सुनकर देश के विभिन्न भागों में इस विद्रोह की आग लग गई। अंग्रेजों ने भारतीयों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए, जैसे किसानों पर कर लगाना, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति। इसके बाद उदय हुआ बड़े क्रांतिकारी का। यहां पर अब बात करेंगे हम कुछ क्रांतिकारियों की, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के समय अपना बहुत बड़ा योगदान निभाया। उनमें से जैसे एक थे नाना साहब। इनका असली नाम धोंदू पंत था। इनका जन्म 1824 में महाराष्ट्र के वेड़ू गांव में हुआ था। बचपन में इनका नाम भोगो पंत था। इनके पिता माधवराव तथा माता गंगाबाई थीं। इन्हें बाजीराव पेशवा ने गोद लिया था। कुछ समय बाद कानपुर में आगजनी की घटनाएं हुई, जहां इन्होंने अपना अच्छा प्रदर्शन और योगदान दिया। मराठों का राजा बना दिया गया। फिर उन्होंने अत्याचार का सिलसिला जारी रखा। इन्होंने 1856 में हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम एवं सेना भर्ती अधिनियम लागू किया। इनकी मृत्यु का कोई ठोस वर्णन नहीं है कि इनकी मृत्यु कैसे होती है। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानी जाती हैं, मराठा शासित झांसी की रानी, ये प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थीं, जिन्होंने मात्र 23 वर्ष में ब्रिटिश की सेना से संग्राम किया और उनकी नींव हिलाकर रख दी और रण क्षेत्र पर
वीर गति को प्राप्त हुई। जीते जी इन्होंने अंग्रेजों को झांसी पर कब्जा नहीं करने दिया। जब ये वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं उसके बाद ही अंग्रेज इनकी धरती पर कब्जा कर पाते हैं। इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को वाराणसी के भदोई नामक नगर में हुआ था। इन्होंने स्वयं एक स्वयं सेवक का गठन किया था, उसका प्रारंभ किया था, जिसमें अंग्रेजों की विपदाओं को देखते हुए इन्होंने औरतों की भर्ती तथा प्रशिक्षण दिए जाने का कार्य किया था। 17 जून 1858 में ग्वालियर के पास कोटा की सराय में लड़ते लड़ते ये वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं। इनके पति का नाम गंगाधर राव था। दोस्तों, आज भी इनकी मिसाल में एक महत्वपूर्ण पंक्ति है, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आज भी बच्चे बच्चे के मुख में ये पंक्तियां विराजमान रहती हैं। आगे आते हैं मंगल पांडे। ये वीर पुरुष आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी पर झूल गया। इनका जन्म 1827 में उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। यह ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे। उसके बाद तात्या टोपे की बात करें, इनका जन्म 1814 ईस्वी में नासिक में हुआ था। उनके पिता पांडुरंग पंत थे तथा तात्या के बचपन का नाम रघुनाथ पंत था। इनके पिता बाजीराव के दरबार में कार्यरत थे। इनके समय लॉर्ड डलहौजी गवर्नर हुआ करते थे। विक्टोरिया, इनके बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। इनका भारत में एक अहम रोल रहा था। लगभग 145 साल पहले 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी का ताज पहनाया गया। इस दिन रानी ने लंदन से चलकर दिल्ली में दरबार लगाया। ये उस समय आई जब भारत आधे से ज़्यादा भारत अकाल से लड़ रहा था। पूरे 55 लाख लोगों ने की मौत 2 सालों में हुई थी। उस समय ये आई थी। विक्टोरिया भारतीयों के लिए बहुत सारे अच्छे कार्य भी करती हैं। कुछ समय उपरांत वासुदेव जोशी ने भारतीयों के लिए अंग्रेजों की तरह समान अधिकारों की मांग की, परंतु एक और आंदोलन हुआ जिसका नाम था भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। 1885 से 1947 तक चला। मुख्य रूप से भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ 1885 से माना जाता है। इसके प्रथम चरण की मुख्य घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी। इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे तथा इसके संस्थापक एवो ह्यूम स्कॉटलैंड के थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया। एवो ह्यूम को इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक माना जाता है तथा इसकी अध्यक्षता करने वाले पहले मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी थे। इसमें उदारवादी नेता भी आए थे। उदारवादी और उग्रवादी 2 प्रकार के नेता हुए थे, जिसमें उदारवादी जो नेता थे जैसे श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, श्री सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रहमतुल्लाह सयानी और गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब उदारवादी थे। उग्रवादी में आपको 3 वर्ड याद रखने हैं, लाल बाल पाल अर्थात लाला लाजपत राय और आपके बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। इन दोनों में उदारवादी और उग्रवादी दोनों में बहुत ही अंतर हुआ करता था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के दूसरे चरण की। अभी हमने पहला चरण देखा था। इस आंदोलन का उदय राष्ट्रवादी या उग्रवाद के उदय का काल माना जाता है। उग्रवादी नेताओं में बाल गंगाधर तिलक को योगदान था, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। इसमें लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल जैसे व्यक्ति शामिल थे। मैंने आपको बताया लाल बाल पाल शामिल थे। तिलक ने 1894 ईस्वी में
गणपति महोत्सव 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव प्रारंभ करवाए। बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम तिलक ने दिया था। इनका मानना था कि भीख मांगने से स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है। इनका मानना था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। जनता में आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान और त्याग की भावना जागृत करने के लिए स्वदेशी आंदोलन को सफल बनाना बहुत ही आवश्यक है। ये सारी चीज़ें जो थी उग्रवादी नेताओं की एक अहम विचारधारा थी। ये सब हो ही रहा था कि अंग्रेज़ों ने एक और अत्याचार चालू कर दिया। बंगाल विभाजन कर दिया इन्होंने, जहां पर राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करने के उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन द्वारा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई। 16 अक्टूबर 1905 को यह निर्णय प्रभावी हुआ। इसके विरोध में 7 अगस्त को इसका बहिष्कार प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा किया गया। फ्रेंड्स, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की आधिकारिक घोषणा की गई और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को कर्जन ने मुस्लिम बहुल पूर्वी हिस्से को असम के साथ मिलाकर अलग प्रांत बनाने का निर्णय लिया। दूसरी ओर हिंदू बहुल पश्चिमी भाग को बिहार और उड़ीसा के साथ मिलाकर पश्चिम बंगाल का नाम दे दिया गया। यह घटना भारत में एक आक्रामक घटना को जन्म देती है और जगह जगह विद्रोह शुरू हो जाते हैं। भारतीयों को लगता है कि ये हिंदू और इस्लाम धर्म को लड़ाने का कार्य कर रहे हैं और ये घटनाएं जगह जगह चालू होती हैं। जगह जगह नारेबाजी, आगजनी का कार्य चालू हो जाता है। हालांकि इस विद्रोह को देखते हुए कुछ समय पश्चात उनको बंगाल विभाजन का फैसला वापस लेना पड़ता है। यही नहीं, 16 अक्टूबर 1905 को संपूर्ण बंगाल कांग्रेस द्वारा शोक दिवस आयोजित किया गया। तभी स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कुमार मित्र के पत्र में संजीवन में 1905 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया तथा उसे पूरे देश में फैलाया गया। इसके अंतर्गत बहिष्कार आंदोलन भी चलाया गया, जिसमें विदेशी वस्त्रों, नौकरियों एवं उपाधियों का बहिष्कार किया गया। बंगाल विभाजन के समय बंगाल के गवर्नर एंडरसन थे। बंगाल विभाजन का कारण हिंदू और मुसलमान को विभाजित करना था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया। इस स्वदेशी आंदोलन को अरविंद घोष, रविंद्रनाथ ठाकुर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय के द्वारा स्टार्ट किया गया और स्टार्ट करने के साथ साथ भारी मात्रा में आंदोलन हुए। उधर दूसरी तरफ मुस्लिम लीग की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खान ने मांग की। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे तथा मुख्यालय लखनऊ बना। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का निर्माण किया गया। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 26 दिसंबर 1907 में सूरत में हुआ, जो बहुत महत्वपूर्ण था। इसमें कांग्रेस गरम दल एवं नरम दल 2 भागों में बंट गई। 1907 में ताप्ती नदी के किनारे यह अधिवेशन हुआ और अध्यक्षता जो की गई वो रास बिहारी घोष के द्वारा की गई। गरम दल के नेता थे लोकमान्य तिलक जैसे क्रांतिकारी, वे हर जगह वंदे मातरम गाया करते थे। और नरम दल के नेता थे मोतीलाल नेहरू। जो नरम दल के नेता थे वे असहयोग आंदोलन या क्रांतिकारी विचारों के विरोधी थे। यही गरम दल और नरम दल की एक शुरू से कमी रही। गरम दल में लाल बाल पाल थे तथा नरम दल में गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू जैसे नेता थे। 1916 में लखनऊ अधिवेशन के दौरान फिर से दोनों एक साथ हो गए। अनुशीलन समिति का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत खून का बदला खून नारा दिया गया। 500 शाखाएं खोली गईं। इसके अध्यक्ष जो बनाए गए हेमचंद
थे उनको हेमचंद को बम बनाने की कला सीखने के लिए रूस भेजा गया। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरनगर के जज किंग्स फोर्ट की हत्या करने का प्रयास किया गया, लेकिन गलती से बम केनेडी की गाड़ी पर गिर गया, जिससे 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। इस दुखद घटना को देखकर प्रफुल्ल चाकी जी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस जी ने 15 वर्ष की अवस्था में फांसी को हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने विलियम वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी। 17 अगस्त 1909 ईस्वी को इन्हें भी मृत्युदंड दे दिया गया। उसी समय जापानी जहाज 1914 ईस्वी में गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था। यह जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 दिसंबर 1914 को हुबली पहुंचा। हुबली में बजबज नामक बंदरगाह पर जब यह जहाज पहुंचा, वहां पर अंग्रेजों के द्वारा तलाशी ली गई और उस तलाशी में भारी मात्रा में संघर्ष हुआ। उस संघर्ष के दौरान 18 व्यक्ति मारे गए और 25 लोग घायल हो गए। गांधी जी ने 1918 को कर नहीं आंदोलन चालू करवा दिया। गुजरात के खेड़ा जिले से 19 मार्च 1919 ईस्वी को उग्रवादी भावना को कुचलने के लिए रॉलेट एक्ट लागू किया गया। रॉलेट एक्ट बहुत ही कड़ी और गंभीर स्थिति थी, जिसमें किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। उसके विरुद्ध ना कोई अपील थी, ना कोई दलील थी और इसी रॉलेट एक्ट को काला कानून का नाम दिया गया। जब रॉलेट एक्ट के विरुद्ध लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो 9 अप्रैल 1919 को 2 राष्ट्रवादी नेताओं, मैंने पीछे बताया था, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। परिणाम स्वरूप भारतीयों का एक बड़ा वर्ग उग्रहित हो उठा। फिर अगले ही दिन 10 अप्रैल 1919 को लोग सत्याग्रहियों पर गोली चलाने तथा राष्ट्रवादी नेताओं को जबरन पंजाब से बाहर भेजने का विरोध कर रहे थे। यह विरोध हिंसा को हो उठा और इस हिंसा के दौरान कुछ अंग्रेज भी मारे गए। घटना है 13 अप्रैल 1919 की, जो दिल को झंझोड़ कर रख देती है, जिसका नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें सतपाल और किचलू की गिरफ्तारी को लेकर जनसभा हो रही थी। उसी जनसभा में जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाईं, जिसमें 10 मिनट तक का गोलियां चलती रहीं। लगभग 400 व्यक्ति मारे गए। इसमें हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था। एक ही ऐसा व्यक्ति था जिसने गुप्त रूप से जनरल डायर को यह बताया कि वहाँ पर मीटिंग हो रही है और 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन चलाया गया। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्रपाल प्रसन्न नहीं थे और उन्होंने इस असहयोग आंदोलन के कारण कांग्रेस छोड़ दी। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर आकर असहयोग आंदोलन के कुछ लोगों ने थाने में आग लगा दी, जिससे 1 थानेदार और 21 सिपाही मार दिए गए। चूंकि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था, दुर्भाग्यवश की ये बात रही कि इसी दिन अर्थात 1 अगस्त 1920 ईस्वी को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो गई थी। मैंने आपको बताया इस विद्रोह में बहुत नुकसान हुआ। 1 थानेदार और 21 सिपाही मार दिए गए। नुकसान नहीं हुआ था, पर अंग्रेजों का नुकसान इसमें ज़्यादा था। इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया तथा 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की सजा
सुना दी गई। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को ही रिहा कर दिया गया। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को कई बार गिरफ्तार किया, लेकिन जब भी छोड़ा गया उनको उनके स्वास्थ्य को देखते हुए छोड़ा गया, क्योंकि वो अक्सर बीमार रहते थे और इस बीमारी को लेकर जो अंग्रेज उनको गिरफ्तार करते थे और उनकी सेवा में लगाए जाते थे, वो इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे, परेशान हो जाते थे और अंग्रेज़ों को फलता स्वरूप उनको छोड़ना पड़ता था। असहयोग आंदोलन के बाद मार्च 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू तथा CR दास ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। इसका मुख्य कार्य चुनाव में हिस्सा लेना था। 1924 ईस्वी में सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा तथा राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद ने एक क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको नाम दिया गया HRA, की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश राज को समाप्त करने के उद्देश्य को लेकर गठित एक क्रांतिकारी संगठन था। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर के काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। सरकारी खजाना लूटा गया, यह घटना काकोरी कांड के नाम से जानी जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का नाम बदलकर, अर्थात काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। ये बात आपको याद रखनी है। इसमें 29 क्रांतिकारियों ने हिस्सा लिया था। इस कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल लाहिड़ी को फांसी की सजा सुना दी जाती है। यहीं से इस संस्था का अस्तित्व खत्म हो गया। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय पर लाठियां चलाई गईं। लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की 30 अक्टूबर 1928 को भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और एक बार फिर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने दोबारा जन्म लिया और इसी की टीम के 2 सदस्यों ने अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानमंडल पर बम फेंका और भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दे दिया, जिसकी रचना मोहम्मद इकबाल ने की थी, परंतु नारा सर्वप्रथम भगत सिंह ने दिया था। तत्पश्चात 27 फरवरी 1931 ईस्वी को चंद्रशेखर आज़ाद के साथ पुलिस मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो जाते हैं। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ब्रिटिश सरकार ने फांसी की सजा दे दी। उसके बाद बंगाल में सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की। यह चटगांव में स्थापना की गई थी। 16 फरवरी 1933 ईस्वी को राजद्रोह के आरोप में सूर्य सेन को बंदी बनाया गया और उन्हें भी फांसी की सजा सुना दी गई। साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में भारत आया था। साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की थी। इस कमीशन में 7 सदस्यों ने भाग लिया था, जो सभी ब्रिटेन के संसद के मनोनीत सदस्य थे। यही कारण था कि इसे श्वेत कमीशन का नाम भी दिया गया। साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927 ईस्वी को की गई थी। कमीशन को इस बात की जांच करनी थी कि क्या भारत इस लायक हो गया है कि यहाँ के लोगों को संवैधानिक अधिकार दिए जाएं। इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिस कारण भारतीय इससे बहुत नाराज थे और इसका तीव्र विरोध होता है। मद्रास की जस्टिस पार्टी और पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी
तथा मुस्लिम लीग के सभी गुट को छोड़कर लगभग सभी प्रतिष्ठित राजनीतिक दलों ने इस साइमन कमीशन का भारी मात्रा में बहिष्कार किया। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी द्वारा अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मोर्चा निकाला गया। और यही नहीं, इनके साथ 79 भारतीय अनुयायी भी शामिल थे। कारण था नमक के कानून को तोड़ना और इंग्लैंड से आने वाले नमक के लिए कई गुना पैसे जो हमसे वसूले जाते थे, जो हमें देने होते थे, भारतीयों ने नमक बनाना शुरू कर दिया। लोगों में देशभक्ति का असीम उत्साह दिखाई दे रहा था। 6 अप्रैल 1930 को प्रातःकाल के बाद महात्मा गांधी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून को भंग कर दिया, अर्थात नमक कानून को तोड़ दिया। 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसका प्रारंभ गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च यात्रा से हुआ। इस आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के दांडी मार्च यात्रा से हुई थी। गांधी जी तथा साबरमती आश्रम के 78 अन्य अनुयायियों ने 12 मार्च 1930 से अहमदाबाद से 241 मील की दूरी पर स्थित एक गांव के लिए यात्रा प्रारंभ की। यात्रा प्रारंभ होने के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच गए थे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने नमक कानून तोड़ा और गांधी जी को वहीं पर गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद यरौदा जेल में रखा गया। पर मैंने बताया था आपको कि गिरफ्तार करने के बाद इनको शीघ्र ही छोड़ दिया जाता है। हर जगह गिरफ्तारी होती है इनकी, पर गिरफ्तारी के बाद इनको तुरंत छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इनका मानना था अहिंसा परमो धर्मा। ये अहिंसा के पुजारी थे और भारत में जो विद्रोही दल थे, जो क्रांतिकारी थे, वो हिंसा की पूजा करते थे। उनका मानना था कि स्वतंत्रता हमें प्यार से नहीं मिलेगी। इसीलिए महात्मा गांधी और जो हमारे क्रांतिकारी थे उनकी खास बनती नहीं थी। अंततः प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला। इस सम्मेलन में मैंने आपको बताया भारतीयों को बराबर का दर्जा प्राप्त हुआ। ये लंदन में हुआ था, ये बात आपको याद रखनी है। मैंने बताया कि इसमें भारतीयों को बराबर का दर्जा मिला। इस गोलमेज सम्मेलन में 89 सदस्यों ने हिस्सा लिया, जिसमें 76 भारतीय शामिल थे। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। इसमें गांधी जी नहीं आए थे। फिर इरविन और गांधी जी के बीच 5 मार्च 1931 ईस्वी को समझौता हुआ, जिसके बाद वह अगले सम्मेलन में आने को तैयार होते हैं। यह जो सम्मेलन था संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए सम्मेलन था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। 7 सितंबर 1931 में लंदन में हुआ था। इस सम्मेलन में गांधी नाराज हुए और मुंबई वापस आ गए। गांधी जी ने भारत लौटकर 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, जो 1 मई 1933 तक चला। गांधी जी व सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस गैर कानूनी संस्था घोषित कर दी गई। दोस्तों, मैंने बताया था कि 7 सितंबर 1931 को गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ। महात्मा गांधी को मना कर ले जाया गया। SS राजपुताना नामक जहाज से 12 सितंबर को वो इंग्लैंड पहुंचे थे। दिल्ली समझौते पर गांधी जी ने इतनी शर्तें रख दी कि अंग्रेजों को वो मान्य नहीं हुई, और जब वो वहाँ से लौट कर आए तो 28 दिसंबर 1931 को भारत पहुँचने पर स्वागत के लिए आई हुई भीड़ को
संबोधित करते हुए गांधी जी ने कहा, मैं खाली हाथ लौटा हूं वहां से, लेकिन अपने देश की इज्जत को मैंने बट्टा नहीं लगने दिया। यहीं पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय फ्रैंक मोरिस ने गांधी जी के बारे में कहा, अर्धनंगा फकीर के ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियों चढ़ने का दृश्य अपने आप में अनोखा और दिव्य प्रभाव उत्पन्न करने वाला था। मैंने आपको बताया, इन सब बातों से अंग्रेज प्रभावित नहीं हुए थे, जो बातें गांधी जी ने वहां पर रखी थीं, और ये सम्मेलन भी अनसक्सेसफुल रहा था। कहने का मतलब है इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। इसमें सहभागी की बात करें तो मुस्लिम लीग शामिल हुए थे, जिसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर आदि लोग शामिल हुए थे। हिंदू महासभा के लोग शामिल हुए थे, जैसे बीएस मुंजे और एमआर जयकर शामिल हुए थे। उदारवादी नेता शामिल हुए थे, सिख शामिल हुए थे, कैथोलिक ईसाई शामिल हुए थे, और दलित वर्ग की तरफ से भीम आर अंबेडकर तो शामिल थे ही थे। 26 दिसंबर 1932 ईस्वी को पूना समझौता होता है। गांधी जी कम्युनिवल अवार्ड से अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने पत्र लिखकर मैकडोनाल्ड को चेतावनी दी कि वह अपना यह निर्णय 20 सितंबर 1932 तक वापस लें, अन्यथा वे आमरण अनशन कर देंगे। जो पूना समझौता हुआ था, ये दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त करने के लिए तथा व्यवस्थापिका सभा में अछूतों के स्थान हिंदू वर्ग के अंतर्गत ही सुरक्षित रखने के लिए हुआ था। इस समझौते में प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए 147 सीटें आवंटित की गईं, जबकि सांप्रदायिक पंचायत में उन्हें 71 सीटें प्रदान करने का वचन दिया गया था। इस प्रकार साथ ही ये वादा भी किया गया कि गैर मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित सीटों का एक निश्चित प्रतिशत दलित वर्गों के लिए आरक्षित किया जाएगा। ये सारी बातें हुई थी। जब ये बात नहीं मानी गई तो गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। बाद में पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को हुआ। इस समझौते के अकॉर्डिंग हरिजन हिंदुओं से पृथक नहीं माने जाएंगे। जितने स्थान कम्युनल अवार्ड द्वारा हरिजनों को दिए गए थे, अब उनसे दुगने स्थान दिए जाएंगे। स्थानीय संस्थाओं एवं सार्वजनिक सेवाओं में हरिजनों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। हरिजनों की शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता देने का वादा किया गया। गांधी जी ने पूना समझौते के पश्चात आमरण अनशन वापस ले लिया। हरिजनों को इस समझौते से और अधिक लाभ मिला। कांग्रेस ने 1 मई 1933 को सविनय अवज्ञा आंदोलन भी समाप्त कर दिया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। पूना समझौता के पश्चात 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया। चूंकि सम्मेलन हेतु जिस सद्भावना एवं स्वस्थ वातावरण की आवश्यकता थी, उसका इस सम्मेलन में अभाव था। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। तीनों गोलमेज सम्मेलनों की सिफारिशों के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने श्वेत पत्र जारी किया। इन प्रस्तावों पर विचार विमर्श हेतु लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक संयुक्त संसदीय समिति नियुक्त की गई। लिनलिथगो की सिफारिशों में कुछ संशोधन कर 1935 का भारत सरकार अधिनियम भी पारित किया गया। 1935 का भारतीय सरकार अधिनियम लागू किया गया। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। नया संविधान अनम्य था। इसमें संशोधन करने की शक्ति केवल अंग्रेजी संसद को ही थी। भारतीय विधानमंडल केवल उसमें संशोधन का प्रस्ताव कर सकता था। एक केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। बर्मा तथा अदन को भारत के शासन से पृथक कर दिया गया।
उड़ीसा और सिंध 2 नए प्रांत बनाए गए तथा उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत को गवर्नर के अधीन रख दिया गया। केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया। केंद्र सूची को 97 विषय दिए गए, राज्य सूची को 66 विषय दिए गए, समवर्ती सूची को 47 विषय दिए गए। इस अधिनियम के अनुसार केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया गया। परिणाम स्वरूप संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। हालांकि ये कभी लागू नहीं हो सका। मताधिकार का विस्तार किया गया। लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार मिल गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और बर्मा को अलग कर दिया गया। अंततः भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 पारित कर दिया गया। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अनुसार ब्रिटिश शासन समाप्त होने के बाद सत्ता का उत्तरदायित्व तो भारतीय हाथों में सौंप दिया गया। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग द्वारा आंदोलन किया गया। जब भारत के विभाजन के बात कही गई तो 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेशकश की, जिसे माउंटबेटन योजना का नाम दिया गया। इसमें स्पष्ट किया गया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया। भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमेनियन अर्थात संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया गया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता प्राप्त थी। इसमें वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर दोनों जगह राज्यों में गवर्नर जनरल पद को सृजित कर दिया गया, जिस पर ब्रिटेन का कोई नियंत्रण नहीं था। दोनों डोमिनियन को संविधान सभाओं के अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी गई। इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद भी समाप्त कर दिया गया। इसमें 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा की गई। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र में समझौता संबंधों पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया। इस अधिनियम के द्वारा शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलवाई और 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारत की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो फ्रेंड्स, आपने सारी वीडियो कंप्लीट कर ली। चलिए इसके प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। इसमें आपको टॉप 30 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अब इस टॉप 30 क्वेश्चंस में कितने आप अटेम्प्ट करते हो हमें कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कहना चाहता है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताया था। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन है डॉक्टर RC मजूमदार, SN सेन, VD सावरकर, अशोक मेहता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कहने का मतलब है VD सावरकर। वहीं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, कह रहा है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। आपके पास 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पामस्टन। कहने का मतलब है 1857 का जब विद्रोह जागृत हुआ
उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे वो पामस्टन थे। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। केवल जयपुर ही एक ऐसा स्थान था जो 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, वरना देखिए पंजाब में भी क्रांति हुई, नीमच में भी क्रांति हुई और अजमेर में भी क्रांति हुई थी। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाला या चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दिसंबर 1856 हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, वहीं बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा किससे? ह्यूरोज गफनील हैवलॉक, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ह्यूरोज हो जाएगा। कहने का मतलब है रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में ह्यूरोज से सामना करना पड़ा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाहता है, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? फ्रेंड्स पीछे बताया था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तात्या टोपे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? इनकी जो समाधि स्थित है फ्रेंड्स ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, मंगल पांडे सिपाही था। मंगल पांडे सिपाही था किस इन्फेंट्री का? क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो जो मंगल पांडे थे वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। कहाँ से? बंगाल, अवध, बिहार, राजस्थान। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवध। कहने का मतलब अवध से भारी मात्रा में क्रांतिकारियों ने हिस्सा लिया था। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो थे तात्या टोपे। तात्या टोपे नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। कह रहा है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 नवंबर 1858, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक चिन्ह क्या था? बहुत लोगों को नहीं पता होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कमल और रोटी। ठीक है, क्या हो जाएगा? कमल और रोटी। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आगरा, झांसी, वाराणसी, वृंदावन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाराणसी। कहने का मतलब है वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने मारा था? जनरल डायर को किसने मारा था? अजीमुल्लाह, वर्जिस कादिर, तात्या टोपे, ऊधम सिंह। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऊधम सिंह। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, पूना पैक्ट किससे संबंधित था? पूना पैक्ट किससे संबंधित था? आपको याद रखना है पूना पैक्ट में मुख्य वार्ता केवल दलित वर्ग के लिए हुई थी और BR अम्बेडकर ने इसमें बहुत अहम रोल निभाया था। यह बात आपको याद रखनी है। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा एवो ह्यूम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी?
एवो ह्यूम के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनी बेसेंट। 1 मिनट फ्रेंड्स, यहां पर दोनों ऑप्शन आपको एनी बेसेंट के मिल गए हैं, ठीक है। वहां पर आपको एक ही मिलने वाला है, ये थोड़ी सी त्रुटि हो गई है राइटिंग से, ठीक है। चलिए, तो आपका राइट आंसर बी और डी दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आ चुका है। कह रहा है तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्र तथा स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन संबंधित है, किससे संबंधित है? दोबारा सुन लीजिएगा। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम न राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किससे संबंधित है? तो आरसी मजूमदार से संबंधित है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? आपके पास 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लियाकत अली। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। वहीं बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? फ्रेंड्स पीछे ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? कहाँ का फ्रेंड्स? बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो थे खान बहादुर खान, ठीक है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए बात करेंगे वहीं पर हम क्वेश्चन नंबर 23 के। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? ठीक है, किसका? तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? आपके पास 4 ऑप्शन है। 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग। कहने का मतलब है तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 24 क्वेश्चन, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। कब से मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ? तो 10 मई 1857 से मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 25 आ चुका है आपके सामने। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निकलसन। कहने का मतलब है निकलसन की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहां निर्वासित कर दिया गया था? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि उनको रंगून निर्वासित कर दिया गया था। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पहले भी आ चुका है। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? तो कमल एवं रोटी या चपाती, ठीक है। चलिए 28 देख लीजिएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? आपके पास मणिकर्णिका, जयश्री, पद्मा, अहिल्या। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई थी उनका मूल नाम मणिकर्णिका था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन बचा है। चलिए फ्रेंड्स ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? फ्रेंड्स आपके पास 4 हैं। इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारती द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। दूसरा है विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनके ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए। तीसरा ऑप्शन है विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया। चौथा ऑप्शन है विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कहने का मतलब है यही पूर्ण रूप से सेट बैठ रहा है, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा? आप हमें भरपूर मात्रा में प्यार दीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसे बनाने में हमने बहुत मेहनत की है, ठीक है फ्रेंड्स। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।